नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, और जो झारखंड सरकार को अस्थिर करने की साजिश से जुड़ी हुई है। झारखंड में सरकार को गिराने की बड़ी साजिश हुई और इस मामले में हुए खुलासे से झारखंड में सियासी घमासान चरम पर है। झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त में कांग्रेस विधायकों का नाम सामने आने से पार्टी के अंदर खलबली मची है। आज इस मामले में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो सकती है और इसमें झारखंड के पार्टी प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक शक के दायरे में आए हुए विधायकों के साथ होगी। इन विधायकों से पार्टी उनकी राय जानेगी। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता विधायकों की खरीद फरोख्त पर रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। तो झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में अभिषेक दुबे की गिरफ्तारी हुई है। अभिषेक दुबे ने कहा कि 15 जुलाई को कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ तीनों आरोपी दिल्ली गए थे। इस दौरान दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से कांग्रेस विधायकों की मुलाकात हुई थी। महाराष्ट्र के 2 नेता चंद्रशेखर राव बावनकुले और चरण सिंह से कांग्रेस विधायकों की मुलाकात हुई थी। इस दौरान 1 करोड़ रुपए एडवांस पर बात हुई। वहीं सरकार गिराने की साजिश में रांची के 2 पत्रकार भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो रांची के होटल लीलैक में 4 कमरे बुक किए गए थे। कमरा नंबर 307, 310, 407 और 611 बुक कराए गए थे। इसमें महाराष्ट्र के मोहित भारतीय, अनिल कुमार, आशुतोष ठक्कर और जय कुमार बेलखड़े ठहरे थे। लेकिन पुलिस के पहुंचने से 15 से 20 मिनट पहले सभी होटल से निकल गए थे। महाराष्ट्र में चरण सिंह नाम के 2 नेता कांग्रेस के विधायक हैं और फिलहाल मुंबई कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है। तो दूसरा चरण सिंह ठाकुर है, जिसे बीजेपी ने कटोल से टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। और रांची से संतोष कुमार हमारे न्यूज 18 के झारखंड संपादक हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब आज कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मंथन होना है उसे लेकर क्या जानकारी है? क्या कुछ होने वाला है आज कांग्रेस के अंदर? देखिए, मंथन की बात तो कांग्रेस आज जो कर रही है, कांग्रेस को मंथन तो पहले से ही करना चाहिए था, क्योंकि 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया। जो विधायक जीत के आए, कांग्रेस में इतनी अच्छी जीत झारखंड की जनता ने उनको दी, उस जीत को जनता के बीच जाके ये बताने में नाकामयाब हो रही थी पार्टी कि आखिर वो जीत के गई है तो जनता के लिए क्या किया है। क्योंकि ये समस्या कांग्रेस के ही नहीं, यहाँ के सत्ताधारी दल के लगभग सब सारे विधायकों की थी कि आखिर वो अपनी जनता को क्या बताए, क्या उसके लिए किया आपने पूरे 1.5 साल। तो मंथन तो जरूरी था। और अब जब आज ये कहा जा रहा है, ये पॉलिटिकल क्राइसिस जब यहां पर आई है, तो इस क्राइसिस के को लेकर अब सबसे सवाल किए जा सकते हैं, सबसे बातचीत की जा सकती है। हमारे साथ हमारा अविनाश, जो कि कांग्रेस पार्टी पे काफी बारीकी से नजर रख रहे हैं। अविनाश, आज की जो बैठक या फिर आज की जो तलब करने की बात कही जा रही है, क्या है पूरा मसला? नहीं, देखिए, अभी ये कहा जा रहा है कि जितने भी विधायकों के नाम आए हैं, उन विधायकों से लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम, जो कि सीएलपी लीडर हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब आज दोपहर 12-1 के बीच में आलमगीर आलम रांची पहुंचेंगे तो ये कोशिश होगी कि जो जिनके नाम, इस तरह के विधायकों के नाम आए हैं, उनके साथ एक बैठक करना, और शाम को ये बैठक संभवतः हो सकती है। कांग्रेस में ये परिपाटी भी रही है कि इस तरह के घटनाक्रम में पहले प्रदेश से मांगी जाती है, रिपोर्ट मांगी जाती है, और उसके बाद जो है दिल्ली नेतृत्व के द्वारा जो है उस पर कदम उठाया जाता है। एक और जानकारी यहाँ देना जरूरी है दर्शकों को कि 29 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सीएलपी लीडर आलमगीर आलम दिल्ली जा सकते हैं, ये सूचना आ रही है। और ये पहले से ये तय थी, और इसमें समीक्षा होगी इन्हीं बातों की जो आप कह रहे थे कि क्या कुछ किया, कैसे करना है, क्यों हम फेल कर जा रहे हैं। और इस बीच जो घटनाक्रम ना, जो ताजा घटनाक्रम है, इसको लेकर कांग्रेस इस बात की पड़ताल करेगी कि आखिर कांग्रेस के विधायक अगर उस रुख की ओर आगे बढ़ रहे थे तो उसकी वजह क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। ये जो बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के विधायकों को अपने क्षेत्र में काफी अधिक नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, और यहां पर जो सत्ता में बैठे हैं, जो मंत्री बन गए, वो तो बिल्कुल अपना मलाई खा रहे हैं, ऐसी बात जनता के बीच है। तो क्या इसकी वजह से जो प्रदेश का नेतृत्व है उससे रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर नाराजगी कितनी ज्यादा है? क्या नाराजगी टूट की तरफ इशारा कर रहा है, या नाराजगी सरकार से अलग होने की तरफ इशारा कर रहा है, या नाराजगी किस रूप में आगे जा रहा है? देखिए, हर एक महीने जो विधायक दल की बैठक होती है, और पिछले 3 बैठकों की अगर हम बात करें तो उसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस के विधायक नाराज हैं,
उनकी नाराजगी का कारण यह है कि उनके क्षेत्र में उन्हें पूछ नहीं होती है, डीसी एसपी बीडीओ तक उनको भाव नहीं देते हैं, उनके कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही है। तो इसको लेकर एक संगठन से नाराजगी जरूर है। सरकार से नाराजगी इस स्तर पर है कि उन्हें जो तवज्जो मिलना चाहिए था सरकार के अंदर, चाहे वो बोर्ड निगम की बात करें, 20 सूत्री में उनके कार्यकर्ताओं की बात करें, वो आज तक नहीं हो सका है। और जिन योजनाओं को लेकर, जिन वायदों को लेकर ये सरकार आई है सत्ता में, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया। ये खुद विधायक कह रहे हैं कि हमने जो जनता से वायदा किया था हम उसे पूरा नहीं कर सक रहे हैं और हम जनता के सवालों का जवाब कैसे दें। तो ये आखिर किसका काम किसका हो रहा है? अगर कांग्रेस के सत्ताधारी विधायकों के नहीं हो रहे हैं, झामुमो के विधायकों के नहीं हो रहे हैं, तो ये काम किसका हो रहा है? क्या कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कि बैठे हैं, जो चुन के नहीं आए हैं, उनका काम हो रहा है, या फिर किसका काम हो रहा है? देखिए, अगर विकास योजनाओं की बात करें तो वैसे भी बहुत सारे काम हुए नहीं है, ये सच्चाई है। चाहे वो जेएमएम के विधायकों की बात करें या कांग्रेस के विधायकों की बात करें, इस कोरोना काल में काम तो बहुत कम हुए हैं। दूसरी, जो लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगते रहे, यहाँ ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, तबादला उद्योग चल रहा है, और हर एक मंत्री जिसके जिम्मे इस तरह के तबादलों से कुछ होने के आसार हैं, वो अपने स्तर से इन सारी चीजों को कर रहे हैं। आपने यह भी देखा होगा कि अगर कांग्रेस के 16 विधायक हैं, 4 मंत्री हैं, और हम कह रहे हैं कि 11 विधायक संपर्क में थे, तो बचते कौन हैं? तो ये स्पष्ट तौर पर है कि कांग्रेस किस ओर जा रही है। कल एक घटनाक्रम, छोटा सा घटनाक्रम देखिए, गोड्डा के लिए प्रदीप यादव के समर्थकों ने जेबीएम के झंडे के साथ आलमगीर आलम का स्वागत किया। ये स्वागत नहीं था, विरोध था। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव 4 दिनों तक दिल्ली में रहकर आए हैं, राहुल गांधी से मिलकर आए हैं। तो कांग्रेस के अंदर जो कलह है वो अब चरम पर है। आज भी ये कोशिश हो रही है कि कैसे हम विधायकों के साथ बात करें और कैसे इसे पाटने की कोशिश हो, और आरपीएन सिंह जो कि प्रभारी हैं वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। आरपीएन सिंह लगातार नजर बनाए हुए अनूप, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर क्यों ये वजह ऐसी स्थिति पैदा हुई? क्योंकि सरकार को, जब सरकार बनी थी उस समय सरकार को कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए थी और जितने भी लोग थे सबको लेके चलना चाहिए था, लेकिन एकला चलो रे की नीति में सब कुछ गंवाते चले गए। और इसमें देखिए, सरकार में हेमंत सोरेन की छवि बहुत अच्छी अब भी मानी जाती है। हेमंत सोरेन की छवि जो है अब भी सादगी वाली है, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं, जो सलाहकार मंडल हैं, वो सलाहकार मंडल, चाहे वो राजनीतिक मंडल सलाहकार वाले जो लोग हैं, उनमें कमी है, क्योंकि वो सही जानकारी नहीं दे पा रहे, और उसी का नतीजा आज ये पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है। देखिए, सरकार ना गिरने वाली है, ना सरकार को कोई आंच आने वाली है अभी की परिस्थिति में। सिर्फ ये आज जो ये माहौल तैयार हुआ है, इस माहौल में वो लोग जो नाराज हैं, उन लोगों के मन में एक खौफ पैदा करना है, ताकि आगे उनके मन में जब सवाल आए तो उस सवाल में खौफ दिखे कि आगे अगर हम ऐसा करते हैं तो ये परिस्थिति आ सकती है। मंथन सिर्फ कांग्रेस को नहीं, सरकार, प्रदेश सरकार के मुखिया जो है हेमंत सोरेन, उनको भी करना चाहिए कि आखिर उनके पार्टी में जो लोग हैं, जो विधायक हैं, उनके साथ हैं, वो आखिर नाराज क्यों चल रहे हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जब कांग्रेस की बैठक होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये भी जानेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संतोष आपका। इधर झारखंड में सरकार गिराने की साजिश को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि झारखंड में सरकार गिराने की साजिश में उनका कोई रोल नहीं है। वहीं जिन विधायकों पर आरोप लग रहे हैं उन्होंने भी इसे सिरे से खारिज कर दिया है। उन्हें बदनाम करने की साजिश करार कहा दिया गया है उनकी तरफ से। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश पर सियासी बवाल मचा है। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी अभिषेक दुबे ने कहा है कि 15 जुलाई को कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ तीनों आरोपी दिल्ली गए थे। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से कांग्रेस विधायकों ने मुलाकात की थी। कांग्रेस विधायकों के दिल्ली में महाराष्ट्र के बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले और चरण सिंह से भी मुलाकात का दावा किया गया है, लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले इसे खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अब तक न तो झारखंड गए हैं और न ही उनकी औकात झारखंड की सरकार गिराने की है। चंद्रशेखर बावनकुले ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। देखिए, मैंने झारखंड की सीमा देखी नहीं है, झारखंड का इतिहास मैंने देखा नहीं है, वहाँ मैं कभी गया भी नहीं हूँ, तो मैं वहाँ की सरकार कैसा गिरा सकता हूँ? और मेरी क्या औकात है सरकार गिराने की? मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, महाराष्ट्र में काम करता हूँ। कांग्रेस के जिन 3 विधायकों के दिल्ली जाने की बात सामने आ रही है, उसमें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, बरही विधायक उमाशंकर अकेला के अलावा बरकट्टा के निर्दलीय विधायक अमित यादव का नाम शामिल है। हालांकि तीनों विधायकों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। विधायक अमित यादव ने दावा किया कि कई दलों से उन्हें ऑफर मिले, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी से ऑफर मिले। साजिश में शामिल आरोपियों से
कोई संबंध नहीं। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि कांग्रेस के भी कई लोग साजिश रचते हैं, जबकि बरही विधायक ने भी सरकार गिराने की साजिश से इनकार किया है। और जो 11 विधायक का नाम आ रहा उसका भी खुलासा करे, कौन खरीद रहा था, कौन बिक रहा था। पीएनआर में 6000 का टिकट में नाम आ गया तो इसी में हाई तबाह मचा दिया। अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ किसने पैसा लिया और बोल रहा है कि 1 करोड़ रुपया का पेशी किया गया, ठुकरा दिया, चले आए। अरे भाई क्या मजाक बना के रख दिया भाई। इरफान अंसारी को 1 करोड़ में हम भाजपा को देंगे 50 करोड़ रुपया, ले लो, आ जाओ मेरे पास। और अकेले कोई विधायक चाहेगा कांग्रेस पार्टी के या 1-2 विधायक चाहेगा कि सरकार गिर जाएगी, तो बिल्कुल एक गलत बात है। सरकार गिराने की साजिश को रांची सांसद ने प्लांटेड बताया है। वहीं जेएमएम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर बाबूलाल मरांडी द्वारा क्लीन चिट देने पर सवाल उठाए हैं। इनके खेमे में असंतुष्ट का खेमा बड़ा हो रहा है, सरकार संभल नहीं रही है। तो ये पूरी तरह स्टोरी प्लांटेड है कि कैसे जो असंतुष्ट विधायक हैं, जो सरकार की कार्यप्रणाली से, मुख्यमंत्री कार्यप्रणाली से नाराज हैं, उनको कैसे डराओ, कैसे धमकाओ। आप जांच के पहले किस प्रकार उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और जो भी कानून के शिकंजे में आए उनके पास तो पूरा न्यायिक अधिकार है कि वो निचली अदालत से सर्वोच्च अदालत तक जा सकते हैं। बाबूलाल जी को तो उस पर उनको सहयोग करना चाहिए। पूरे मामले पर कांग्रेस केंद्रीय नेताओं की नजर है। सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से फीडबैक लिया है। उन्होंने वर्तमान हालात को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया है। ऐसे में कांग्रेस विधायकों को रांची तलब किया जा सकता है। हालांकि झारखंड में सरकार गिराने की साजिश में कितना दम है, क्या 2-3 विधायक मिलकर सरकार गिरा सकते हैं या फिर इस साजिश के पीछे कोई और ही कारण है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे पर झारखंड की सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के चरकी चांदनी चूल्हा वाटरफॉल में दोस्तों के साथ घूमने गए किशोर की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत। बताया जा रहा है कि 17 साल का उत्तम अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने के लिए घर से 12 किलोमीटर दूर चरकी के चांदनी चूल्हा वाटरफॉल गया था, जहां वाटरफॉल में डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेल्फी लेने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वो झरने में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान है और नाक से झाग निकलती भी दिखा है। उधर मृतक के पिता नित्यानंद तिवारी ने गांवा थाने में आवेदन देकर 6 लोगों पर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के पिता के मुताबिक आरोपियों ने उनके बेटे को फोन कर बुलाया और चरकी के जंगल में उसके साथ मारपीट की। बाद में हत्या कर उसकी लाश को झरने में फेंक दिया। पुलिस गई, पुलिस जाने के बाद डेड बॉडी आया। मेरा बेरहमी से मारा गया। मेरा बच्चा को पूरे शरीर में घाव है, सर फट गया, आँख एक निकाल लिया गया है बच्चा को। जो मेरा बच्चा सीबीएसई की पढ़ाई पढ़ रहा था, 3 साल से हॉस्टल में था और घर अभी मतलब 10 दिन से घर में था। स्कूल बंद होने के बावजूद भी हम उसको हॉस्टल में रखे थे कि तुम वहीं रहो, पढ़ो लिखो अपना। और बड़ा बेरहमी से मारा। मारने वाले में कुछ एक अरविंद तिवारी का भेगना है, अरविंद तिवारी का बेटा है, जितेंद्र तिवारी का बेटा है। बोकारो के चास में एक महिला सड़क के किनारे अचेत हालत में मिली है। महिला के दोनों हाथों की नसें कटी हुई हैं, शरीर से काफी खून निकल चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि चास के चंद्र टॉकी से सटे कोलकाता बाजार के पास सड़क के किनारे महिला का शव मिला है। लोगों ने चास पुलिस को फोन कर मौके पर बुलाया और फिर पुलिस की मदद से महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस की शुरुआती जांच में बात सामने आई कि महिला ने घरेलू विवाद और तनाव की वजह से हाथों की नसें काट ली। महिला के पति सऊदी अरब में काम करते हैं और महिला ससुराल के पास मायके में रहती है। वो शाम 5 बजे मार्केटिंग के लिए घर से निकली थी। पुलिस महिला के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। हम जोधाटी मोड़ तरफ से पेट्रोलिंग करते हुए आ रहे थे तो कलकत्ता बाजार के सामने देखिए एक महिला बेहोश पड़ी हुई थी, उसका नस कटा हुआ था। उसके बाद तुरंत फिर हम लोग स्थानीय लोगों की सहायता से एक टेम्पू से उसको सदर अस्पताल लाए। महिला अभी ठीक है, होश आ गया है उसका माँ बाप नहीं, भाई और पिताजी आया हुआ है। हम 3 दोस्त वहाँ जोराड़ी मोड़ से जा रहे थे महावीर चौक। तो तब हम जब वहाँ से क्रॉस कर रहे थे कलकत्ता बाजार के पास से, तब एक महिला वहाँ घायल पड़ी थी।
तो हमने उस महिला को देखते हुए चास थाना को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद हम उनको लेके टेम्पो में सदर अस्पताल आए और उसके बाद यहाँ उनको एडमिट किया। गढ़वा के कांडी इलाके में नाबालिग छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी, लेकिन इसी दौरान बाइक रिपेयरिंग के गैरेज में उसके साथ गैंग रेप हुआ। गैंग रेप का आरोप गैरेज के संचालक विजयमल कुमार, ऋषि कुमार और अविनाश कुमार पर है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इधर एक युवती ने पढ़ाई के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया है। घटना के बाद पीड़ित युवती ने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कोचिंग सेंटर पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शहरी क्षेत्र के करबला रोड में संचालित गुरुकुल स्टडी सर्किल के शिक्षक और झामुमो नेता संजीव कुमार पर युवती ने आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि इसके पहले भी आरोपी शिक्षक कई बार दूसरी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर चुका है। उधर आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताया है और बीजेपी पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया। आरोपी ने युवती के परिजनों पर तोड़फोड़ करने और धमकाने के आरोप में क्रिमिनल केस करने की धमकी दी है। मैं अपने ऊपर लगे आरोपों को सीधा खारिज करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि फिर से कोई अगर इसमें सबूत एक भी दे दे, एक भी सबूत जो उस लड़की ने लगाया है और उसके दोस्तों ने जो लगाया है आरोप, अगर एक भी कोई सबूत दे दे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं जिंदगी भर पॉलिटिक्स नहीं करूंगा और मैं इस झारखंड को ही छोड़ दूंगा। गिरिडीह के सुखवाडी गांव में आज एक बार फिर जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। आज तड़के सुबह 4 बजे हाथियों का झुंड गांव में घुस गया और जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने कई लोगों को घायल भी कर दिया, जिनमें 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हाथियों ने ग्रामीण को कुचल दिया, जिसमें उसका माथा फ्रैक्चर हो गया और पैर टूटकर अलग हो गया। घायलों को गंभीर हालत में धनबाद रेफर कर दिया गया है। हाथियों ने कई घरों में भी तोड़फोड़ की और घर में रखे अनाज को बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी गुस्सा है कि बार बार फोन करने के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। आज सुबह 4 बजे नावाड़ी पंचायत के सखवाड़ी गांव में सुबह एक हाथी इन किया, जिसमें कुछ महिलाओं को भी खदेड़ा और पटका। कुछ चोटें आई, गंभीर चोटें आई, लेकिन उसके आगे एक बुजुर्ग आदमी लगभग 80-85 साल का उम्र का बुजुर्ग आदमी टॉयलेट के लिए बाहर निकला था, जिसको हाथी ने काफ़ी बुरी तरह से जख्मी किया हुआ। साहेबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता साहेबगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रूपा तिर्की के फ्लैट और कमरों के आसपास का जायजा लिया और साथ ही जिरवाबाड़ी थाना प्रभारी सुनील कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। लेकिन रिटायर्ड चीफ जस्टिस के लौटने के बाद एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति को लेकर सदर एसडीओ और सिविल सर्जन में तीखी बहस हो गई। जांच के बाद रिटायर्ड चीफ जस्टिस वापस लौट गया, जिसके बाद समाहरणालय में 15 अगस्त की तैयारी को लेकर बैठक चल रही थी और इसी दौरान एसडीओ ने एम्बुलेंस देर से पहुंचने का मामला उठाया और बैठक में ही सिविल सर्जन को खरी खोटी सुना दी। बाद में डीसी ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत करा, लेकिन सिविल सर्जन ने से बदसलूकी को लेकर डॉक्टर आंदोलन के मूड में है। वहीं डीसी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जब हमारे कप्तान के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार होता है तो पूरे जिले के सभी चिकित्सक अन्य कर्मचारी के साथ भी हो गया। तो हम लोग इस तरह से क्या कर पाएंगे, आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम लोग तो चाहते हैं कि प्लीजेंट वे में काम हो। जब हम लोगों को सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं मिलेगा तो कैसे इस कोविड काल में हम लोग किस तरह से काम कर पाएंगे। एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंचने के मामले में एसडीओ और सीएस के मध्य विवाद हुआ है। हम इसमें इस तरह की घटना की हम बहुत निंदा करते हैं। इस तरीके से सीनियर पदाधिकारी हैं दोनों लोग और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें हम सभी तथ्यों को देखते हुए जो उचित होगा वो कार्रवाई करेंगे। रांची के हरमू नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके खिलाफ वार्ड पार्षदों ने नगर निगम परिसर में धरना दिया।
पार्षदों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने कोर्ट को गुमराह किया है, जिसकी वजह से गरीबों का घर टूट रहा है। पार्षदों ने तत्काल कार्रवाई की रोक की मांग की है। माननीय उच्च न्यायालय को गलत जिला प्रशासन और रांची नगर निगम द्वारा गलत एफिडेविट देने के परिणाम स्वरूप इस तरह का निर्णय लिया है। हम रांची नगर निगम और जिला प्रशासन से डिमांड करते हैं कि वह सही एफिडेविट दे, चूँकि जब हरमू नदी को सुंदरीकरण हुआ था 2015-16 में, उस समय इंक्रोचमेंट हटाया था सरकार, पुनः गलत धारा बतला करके, गलत इसका दिशा बतला करके गरीबों को घर उजाड़ने का इस बरसात में काम कर रही है। अतिक्रमण नापी करके हरमू नदी किनारे या शहर में और जगह नक्शा मांग करके तोड़ने का जो काम चल रहा है, इसी पर हम लोग आज धरने में बैठे हैं कि अंधी, बहरी और गूंगी और तालिबानी सरकार पहले तो ये गरीबों पे शोषण बंद करे। इनका डंटा जो है बार बार गरीबों पे चलता है हरमू नदी के किनारे, और ये आज से नहीं